आज की क्लास में हम आपको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में बताएंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि आपका चाहे टेट का एग्जाम हो, सी टेट का एग्जाम हो, या आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में जाते हैं, सुपर टेट का एग्जाम है, अधिगम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके लिए। अधिगम के अंतर्गत अधिगम के बारे में प्रश्न आते हैं, अधिगम के नियमों के बारे में प्रश्न आते हैं और अधिगम के सिद्धांत के बारे में प्रश्न आते हैं। सिद्धांतों में भी अनेक सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा हमने क्लास में की है, आपने उसकी वीडियोस भी देखी होंगी। आज की इस क्लास में हम आपको सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में बताएंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इस टॉपिक में हम आपसे क्या बातें करने वाले हैं, पहले उनको जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस सिद्धांत के प्रवर्तक के बारे में जानेंगे। कौन इसके प्रवर्तक है, इसके जनक कौन है, इसके प्रतिपादक कौन है, इसको सबसे पहले जानेंगे और उनके बारे में जो प्रश्न बनते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि जो सिद्धांत है वह हिंदी मीडियम में अनेक नामों से जाने जाते हैं। इंग्लिश में तो बहुत ही आसान होता है, एक शब्द इंग्लिश का हो जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। हिंदी में आपने देखा कि इंग्लिश के एक शब्द के लिए कई अनुवाद हो जाते हैं, कई शब्द हो जाते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी इनको बदलकर भी आता है, तो उन शब्दों को भी हम जान लेंगे। यह सिद्धांत अन्य किन नामों से जाना जाता है उनको हम जान लेंगे। तो अन्य नाम कौन कौन से हैं सिद्धांत के, उसको जानेंगे हम। इसके बाद इस सिद्धांत में कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, किस पर हुआ, किस पशु पर हुआ, उसको हम जानेंगे। और इसके बाद हम इस सिद्धांत के बारे में जो आलोचनाएं होती हैं, इसकी आलोचना क्या है और इस सिद्धांत का शिक्षा मनोविज्ञान में महत्व क्या है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रतिपादक के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, यह सिद्धांत किसका है, तो आपको नाम याद रखना है बी एफ स्किनर का। बी एफ स्किनर का नाम आपको याद रखना है। इनका पूरा नाम है बरहेस फ्रेडरिक स्किनर। इनका किस देश से संबंध है यह भी जान लीजिए। तो आपको अमेरिका याद रखना है। जितने भी सिद्धांत हमने आपको पढ़ाए हैं सभी में लगभग एक जैसे प्रश्नों की हमने चर्चा किया है। आपको तुलनात्मक अध्ययन कर लेना है कि हल का संबंध कहां से है, थॉर्नडाइक का संबंध कहां से है, ये सब चीजें आपको तुलनात्मक ढंग से पढ़नी चाहिए। इसके बाद आपको यह भी देखना है, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंध है स्किनर महोदय का, और वहां से जो इनका संबंध है, आपने बहुत सारे उपागम पढ़े हैं। अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी में आपने संज्ञानवाद, व्यवहारवाद, ऐसे बहुत सारे उपागम पढ़े हैं। तो जिनसे इनका संबंध है वह है व्यवहारवाद। व्यवहारवादी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है स्किनर, ये ध्यान में रखना है। यानी इन्होंने व्यवहार में परिवर्तन पर विशेष बल दिया है। मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। ये जो श्रृंखला आई है, ये जो परंपरा आई है, उसी परंपरा के ये मनोवैज्ञानिक है। ये बात आपको समझना है। इसके बाद कौन कौन सी बुक्स हैं स्किनर महोदय की, ये आपको तैयार करना है। पहली बुक जो आपको याद रखना है वह है अबाउट बिहेवियरिज्म।
अबाउट बिहेवियरिज्म। दूसरी जो पुस्तक आपको याद रखना है वो है वर्बल बिहेवियर। और तीसरी पुस्तक जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। चौथी पुस्तक जो है उसका नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये चार पुस्तक है। फिर से एक बार देख लीजिए, अबाउट बिहेवियरिज्म, वर्बल बिहेवियर, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर और द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये इनकी पुस्तकें हैं। ये आपको तैयार करना है। अब हम लोग इस सिद्धांत के अन्य नामों को जान लेते हैं। यह सिद्धांत अन्य किन नामों से जाना जाता है? जैसे आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में हिंदी में कई बार इंग्लिश के एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग होता है और इसलिए ये नाम परिवर्तन हमें दिखाई देता है। एक अच्छे विद्यार्थी को इन सभी नामों से परिचित होना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो आइए हम लोग अन्य नामों पर कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के जो अन्य नाम हैं, एक नाम तो आप जान चुके हैं, वह नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। जिसको आपने कहा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। दूसरा जो नाम है इस सिद्धांत का वो है नैमित्तिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, नैमित्तिक नोट करेंगे, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। और तीसरा नाम बहुत पूछा जाता है, वह भी आपको नोट करना है, वह नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इंग्लिश में जो ऑपरेंट शब्द है जिसका मतलब होता है सक्रियता, उसी के लिए एक शब्द है क्रिया प्रसूत और अनुबंधन का मतलब है कंडीशनिंग। और चौथा नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। फंक्शनल कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। आपको पूछा जाता है कि इनके जनक कौन है, कोई भी नाम आता है तो आपका उत्तर होगा स्किनर, बीएफ स्किनर। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो ऑपरेंट शब्द है जिसके लिए हिंदी में क्रिया प्रसूत और सक्रियता का शब्द लिया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे इनके प्रयोग के माध्यम से। अब ये जो प्रयोग है इसको थोड़ा सा समझेंगे। सिद्धांत में जैसे आपने पढ़ा है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तो ऑपरेंट का मतलब क्या है? हिंदी में कहते हैं क्रिया प्रसूत। इसका मतलब क्या है, पहले इसको हम समझते हैं।
ऑपरेंड का मतलब होता है कि जैसे जो भी आदमी अधिगम करता है, तो कोई अधिगम की प्रक्रिया में कोई क्रिया करेगा, कोई व्यवहार करेगा, और जो क्रिया या व्यवहार करेगा उसे ही हम क्रिया प्रसूत कहते हैं, उसी सक्रियता को हम ऑपरेंट कहते हैं। तो ऑपरेंट शब्द का मतलब हुआ क्रिया प्रसूत, या हम सक्रियता कह सकते हैं, क्रियाशीलता कह सकते हैं। अधिगम में जो क्रियाशीलता है उसी के लिए ऑपरेंट शब्द या क्रिया प्रसूत शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब यहां पर जो प्रयोग हुआ है, आप देखिए, थोड़ा सा ये पिक्चर आपके सामने है, इसको देखिए। आपसे पूछा जाता है कि जो प्रयोग हुआ है वह किस पशु पर हुआ है, तो आप याद रखेंगे ये चूहे पर है और कबूतर पर है। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है, तो चूहे पर किया है और कबूतर पर किया है। इस सिद्धांत में आपको थोड़ा सा यह समझना है, थॉर्नडाइक का हम उल्लेख करेंगे, और थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए हैं। आपने अधिगम के नियम पढ़े होंगे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये जो सिद्धांत जिसकी चर्चा करने हम जा रहे हैं, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है, आप नोट करेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किस नियम पर आधारित है, तो आप प्रभाव का नियम बताएंगे, लॉ ऑफ इफेक्ट। जिसको हम संतोष एवं असंतोष का नियम भी कहते हैं, पुरस्कार एवं दंड का नियम भी कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अधिगम की क्रिया के दौरान यदि हमें संतोष होता है या हमें आनंद प्राप्त होता है या कुछ हम गेन करते हैं, तो उस क्रिया को, उस अधिगम को बार बार दोहराना चाहते हैं। यदि अधिगम की क्रिया में हमें असंतोष प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है, तो उस क्रिया को हम दोहराना पसंद नहीं करेंगे। यानी उसमें उद्दीपन और अनक्रिया के मध्य जो संबंध है, रिलेशन है, वह कमजोर हो जाएगा। और इस तरह से प्रभाव का नियम यहां पर उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, कैसे आधार है, इसको हम समझेंगे। दूसरी बात, थॉर्नडाइक का एक हमने सिद्धांत पढ़ा, ये तो नियम था। एक थ्योरी हमने पढ़ी है, एसआर थ्योरी। जिन छात्रों ने न देखा हो, वहां की भी वीडियो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक में आपको दे दिया जाएगा। एसआर थ्योरी, यह भी आपको थोड़ा सा जानना आवश्यक है। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। यानी हम, एक उद्दीपक होता है और उसके लिए रिस्पांस होता है। भोजन होता है तो उसको पाने का प्रयास होता है, कुत्ते के मुख में लार आती है, उद्दीपन, और उसके अगेंस्ट में एक प्रतिक्रिया होती है। तो ये जो सिद्धांत है, जिसको हमने कहा है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, इसमें दो बातें आपको जानना आवश्यक है। पहली बात तो यह है, यह प्रभाव के नियम पर आधारित है, और दूसरी बात यह है कि यह एसआर सिद्धांत का, थॉर्नडाइक के एसआर सिद्धांत का एक नवीन रूप है। कैसे, इसको समझना है। इसका स्किनर ने यह बताया है कि जो हमारी अनुक्रिया है, हमारा रिस्पांस है, जिसको हमने अनुक्रिया कहा है, ये उद्दीपन पर आधारित नहीं है, स्टिमुलेशन पर आधारित नहीं है। ये जो रिलेशन है, अनुक्रिया है, वो उद्दीपन पर आधारित नहीं है। यही सिद्धांत का आधार है, यही बात आपको समझना है। ये जो अनुक्रिया है, स्किनर का क्या कहना है? स्किनर का कहना है कि ये रीइंफोर्समेंट, ये पुनर्बलन पर आधारित है। हल का सिद्धांत आपने पढ़ा है, पुनर्बलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट यानी मोटिवेशन, यानी प्रेरणा,
उस पर यह आधारित है। तो इस सिद्धांत में दो बातें, एक तो क्रिया प्रसूत आपने समझ लिया है, और दूसरी बात यह है कि ये जो सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत, इसमें कहते हैं कि जो अनुक्रिया है उसका संबंध उद्दीपन से नहीं है, उसका संबंध पुनर्बलन से है। तो पुनर्बलन से ही हम अनुक्रिया करते हैं, रिस्पांस करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब भी हम अधिगम करते हैं, यदि कोई प्रेरणा हमें प्राप्त होती है या सकारात्मक परिणाम हमें आते हैं या प्रशंसा होती है या कोई अच्छे प्रकार से कमेंट करता है, तो अधिगम की प्रक्रिया हमारी तेज हो जाती है, हम बार बार उसको करना चाहेंगे। तो ये हमारा प्रयोग था, जो जिसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके, किस पर हुआ है, चूहे पर हुआ है और कबूतर पर हुआ है। यहां पर थोड़ा सा हम प्रयोग की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आप देखिए, एक बॉक्स में चूहे को बंद किया गया और यहां पर ये जो ऊपर यहां पर कुछ भोजन सामग्री रख दी गई और एक चैम्बर में भूखे चूहे को छोड़ दिया गया। वो प्रयास करता है, निकलने का प्रयास करता है, भूखा है, वो प्रयास करता, अपने पंजे वगैरह मारता है, और जब पंजे मारने के क्रम में एक लीवर पर उसका हाथ पड़ता है तो कुछ खाने के दाने उसको प्राप्त होते हैं। अब ये जो खाने के दाने, ये सकारात्मक बात हुई, ये संतोष की बात हुई, ये पुनर्बलन की बात हुई। जब जब वो लीवर पर अपने पैर मारता है तो उसको कुछ रीइंफोर्समेंट मिलता है, कुछ अनाज के दाने मिलते हैं, कुछ भोजन मिलता है, और इस प्रकार उसकी क्रियाशीलता बनी रहती है। इसीलिए क्रियाशीलता बनने के कारण ही वह धीरे धीरे सीख जाता है, लीवर को दबाना सीख जाता है, और इसीलिए इसको हम क्रियाशीलता यानी ऑपरेंट क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। अगर ये हमारे रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे इसकी जो क्रियाशीलता है वह कम हो जाएगी और अधिगम धीमा पड़ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग इस सिद्धांत की जो आलोचना है उस पर बात करेंगे। अब जैसे आपने देखा कि थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, तो जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा अधिगम का नियम तो तत्परता का नियम भी है, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी अगर हमें अधिगम करना है तो रेडी होना है, तत्पर रहना है, और जब तक तत्पर नहीं रहेंगे हम अधिगम कैसे करेंगे। तो उनका आरोप है कि इसमें तत्परता के नियम की उपेक्षा की गई है। यह एक बहुत बड़ी आलोचना होती है। और दूसरी जो बात है, चॉम्स्की साहब वो इस सिद्धांत के हर पहलू की आलोचना करते हैं, हर पहलू की आलोचना करते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई पशु है या कम विवेकहीन व्यक्ति है, उसके लिए तो यह सिद्धांत ठीक है, लेकिन अगर वह विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, तो उसके लिए यह सिद्धांत बहुत ही ज्यादा यूजफुल नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरी बात यह भी कही जाती है कि जो थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दिया है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है, उसी पर यह आधारित है, कोई नया सिद्धांत नहीं है, यह भी आलोचना की जाती है। तो इन आलोचनाओं के बाद भी शिक्षा मनोविज्ञान में सिद्धांत का बहुत महत्व है। आइए उसको हम जान लेते हैं, हमारे लिए जरूरी है उसको जानना। पहली बात तो यह है कि हम अधिगम का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, क्या सिखाना है हम।
उसका स्वरूप हम निर्धारित कर सकते हैं। व्यवहार में कैसे परिवर्तन करना है वह हम निर्धारित कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो वांछित अधिगम है, जो हम चाहते हैं, जो वांछित व्यवहार है, इस सिद्धांत के द्वारा उसको हम पा सकते हैं। दूसरा जो है, अगर हम शब्द भंडार बढ़ाना चाहते हैं, उनका अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया है, प्रोग्राम्ड लर्निंग, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं अभिक्रमित अधिगम। यह बड़ा उपयोगी होगा स्किनर के अनुसार। तीसरी बात, निदानात्मक शिक्षा में इस सिद्धांत का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी जो जटिल या मानसिक रोगी हैं, उनकी शिक्षा के लिए इसका विशेष महत्व है। और चौथी बात जो आपको जानना है कि सिद्धांत में पुनर्बलन पर बहुत बल है। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, यानी शिक्षा में प्रेरणा पर विशेष महत्व दिया गया है इस सिद्धांत में। यहां पर एक बात आपको समझना है, अगर आपसे कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दिया है, तो आपको उत्तर हल लगाना होता है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लेते हैं कि अधिगम सिद्धांत में किस मनोवैज्ञानिक ने पुनर्बलन का विशेष प्रयोग किया है, तो आपको उत्तर स्किनर होगा। यह बात आपको समझ के रखना है। उन्होंने सिद्धांत दिया, लेकिन जो प्रयोग किया है शिक्षा मनोविज्ञान में वह स्किनर साहब है। तो दोनों का उत्तर अलग अलग होगा। चौथा, इसके बाद पांचवा, परिणाम की जानकारी। जैसे जब हम प्रयास कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स पता चल रहे हैं, उससे हमें पुनर्बलन प्राप्त होता है। जैसे कोई कार्य किया, कुछ हमें रिजल्ट्स मिले, हमने अपनी कमियों को देखा, अपनी खूबियों को देखा, उससे हमारे को पुनर्बलन मिलता है और हम अधिगम के लिए प्रयास करते हैं। और इस प्रकार से एक संतोष पुरस्कार की भूमिका स्थापित होती है शिक्षा व्यवस्था में। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने जो चर्चा किया है स्किनर के बारे में, महत्वपूर्ण पॉइंट नोट करेंगे, कौन कौन से नाम हैं उनको हम लोग तैयार करेंगे, किस पशु पर किया है बताया है हमने आपको, कैसे चूहे पर और कबूतर पर किया है स्किनर ने, बहुत पूछा जाता है। प्रयोग के बारे में, ऑपरेंट का अर्थ क्या होता है, ये सब बातें हमने देखी है। आलोचना कौन कौन सी हैं और शिक्षा मनोविज्ञान में महत्व क्या है, इनको ध्यान से करना है, इनके पॉइंट्स को नोट करना है। एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे, महत्वपूर्ण होंगे।